नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान जंग में बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर घिरी सरकार की, देखेंगे पश्चिम बंगाल एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई, असम में प्रियंका गांधी ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, आपके मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न हैं। जानेंगे सीएम स्टालिन ने बीजेपी पर बोला क्या हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीसी ज्ञानेश कुमार ने बुलाई केंद्रीय पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक, असम, केरल और पुदुचेरी में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने पर दिया जोर, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर एक्शन की कही बात। उत्तर प्रदेश में गरमाया यूजीसी विवाद, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर पहुंचा सवर्ण मोर्चा, नए नियमों को बताया काला कानून। सीबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज की एक और एफआईआर, एलआईसी को 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। पहले से ही बैंकों के साथ धोखाधड़ी मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं अनिल अंबानी। दिल्ली की राजो वेन्यू कोर्ट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिली बड़ी राहत, मानहानि की याचिका हुई खारिज, आप नेता सोमनाथ भारती ने दाखिल की थी याचिका। और शेयर बाजार में तेजी, 1186 अंकों की बढ़त के साथ 73,134 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 348 अंकों की बढ़त के साथ 22,679 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग के खत्म होने के आसार दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो कैसे भी ईरान से निकलना चाहते हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है? तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान जंग की वजह से पिछले एक महीने में भयंकर तबाही मची हुई है, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी ही ये जंग खत्म हो सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग को लेकर कुछ ही देर में देश को संबोधित करने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने मीडिया के सामने ये कबूल भी कर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे। हमारे ईरान से बाहर आते ही तेल और गैस की कीमतें धड़ाम से गिर जाएंगी। ईरान में युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी, जिससे साफ हो जाता है कि अब ट्रंप कैसे भी इस जंग से बाहर निकलने की कोशिशों में जुट गए हैं। लेकिन इजराइल अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का तो यहाँ तक कहना है कि ये इजराइल का आखिरी युद्ध होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर ईरान के साथ युद्ध विराम हो भी गया तो इजराइल जंग के दूसरे मोर्चे भी खोल सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि वो युद्ध विराम के लिए तभी तैयार होगा जब उसकी शर्तें मंजूर होंगी, जिसमें एक प्रमुख शर्त इस बात की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग है कि आगे ऐसे हमले नहीं होंगे। इसके साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो 6 महीने के युद्ध के लिए भी तैयार है, जो उसकी युद्ध रणनीति से जाहिर भी होता है। ईरान ने हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया है और अब अपने ताजा बयान में आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड ने 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वहीं अपने हालिया हमलों की जानकारी देते हुए आईआरजीसी ने बताया, ताजा हमलों में इजराइल के साथ ही खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें बहरीन में अमेरिकी बलों की मेजबानी करने वाला एक स्थल और कुवैत में अल अदीरी अड्डे पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर शामिल है। इन हमलों में एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि उसके तट पर खड़े तेल टैंकर पर ईरान से मिसाइल दागी गई। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की बात कही है। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के नेता इस्लामी दुनिया के सबसे बुरे दुश्मनों के खिलाफ ईमानदारी, दृढ़ता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उधर अमेरिका और इजराइल ने भी मध्य और दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा की। इन हालात में अब सबकी नजरें ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि क्या वो ये जंग खत्म करने वाले हैं
और कुछ ही देर में ये तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है, जिसका असर भारत में देखा जा रहा है। देश में ऊर्जा संकट ने जनता के बीच अफरा तफरी मचा रखी है और अब एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी ने जनता के साथ साथ विपक्ष का गुस्सा भी बढ़ा दिया है, जिससे मोदी सरकार हर तरफ से घिर चुकी है। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने भारत में तहलका मचा दिया है। मिसाइलें ईरान में गिर रही हैं तो इसकी आंच भारत तक पहुंच रही है। देश में पहले से ही ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है, जिससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में भूचाल मच गया है और अब सरकार के एक बड़े फैसले ने इस तूफान को और तेज कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला है। आज से कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हो गया। पिछले 3 महीने में ही कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हुआ है। 1 अप्रैल को ये 218 रुपए बढ़ा, 7 मार्च को 115 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 1 फरवरी को 50 रुपए और 1 जनवरी को 111 रुपए। अभी साल के 9 महीने बाकी है, वसूली जारी है। बता दें कि एलपीजी के अलावा रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हुई है, जिसमें एयर टरबाइन फ्यूल, 900 से ज्यादा जरूरी दवाइयां महंगी हुई हैं, टोल टैक्स, प्लास्टिक गुड्स, स्टील, सेरामिक, ये सब शामिल है। और इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की रणनीतिक और आर्थिक नीति तहस नहस कर दी है, जिसका सीधा खामियाजा 140 करोड़ भारतीयों को उठाना पड़ रहा है। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अब सरकार की सफाई सामने आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये साफ किया जाता है कि पेट्रोल और डीजल, जिन पर भारत मुख्य रूप से निर्भर है, इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसके बावजूद तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाल ही में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट XP 95, पावर 95 और स्पीड पर लागू होती है। ये हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस फ्यूल है, जिनकी कीमतों की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और अब आखिरकार सरकार की सफाई सामने आई है। एलपीजी संकट को लेकर चर्चा तेज है तो सुर्खियों में एसआईआर प्रक्रिया भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजनीतिक दलों को प्रक्रिया पर गैर जरूरी संदेह फैलाने से बचने की हिदायत दी। वहीं अब इस मामले के अंतिम फैसले की तारीख भी सामने आ गई है। तो क्या है पूरा मामला और कब होगी ये सुनवाई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जाहिर किया है। सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो अब तक हुई प्रगति से खुश है। मामले की अगली सुनवाई और अंतिम फैसला 7 अप्रैल को होगा। वहीं सुनवाई के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी दी कि अब तक 47 लाख से अधिक दावों और आपत्तियों को निपटारा किया जा चुका है। अदालत ने नोट किया कि हर दिन औसतन 2 लाख मामलों को सुलझाया जा रहा है। सभी लंबित आपत्तियों पर 7 अप्रैल तक फैसला आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन और उनके लिए 7 इमारतों के आवंटन की सूचना दी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि संबंधित स्टाफ को समय पर भुगतान किया जाए। सुनवाई के दौरान टीएमसी के वकील कल्याण बनर्जी ने नए वोटरों को जोड़ने वाले फॉर्म 6 पर सवाल उठाए। इस पर सीजीआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप संदेह पैदा करने वाले बयान न दें। वहीं चुनाव आयोग ने ये साफ किया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक नाम जोड़े जा सकते हैं। जस्टिस बागची ने अहम टिप्पणी की कि अगर कोई व्यक्ति इस चुनाव में वोट नहीं दे पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगर ट्रिब्यूनल बाद में किसी के पक्ष में फैसला देता है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर का ढांचा ऐसा है कि नाम हटाने या जोड़ने की साफ वजह पता चल सकेगी। एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा तो असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करने असम पहुंचे तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी असम में है, जहां वो ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को संबोधित कर रही हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है।
ऐसे में राज्य में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। विपक्ष ने पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी असम पहुंचकर सरकार की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। दरअसल प्रियंका गांधी विपक्ष के समर्थन में असम पहुंची, जहां वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और इस दौरान वो राज्य की बीजेपी से लेकर केंद्र की बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। इस दौरान सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। असम के सीएम और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डरा कर धमका कर इस देश की जनता पर राज करे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार असम को लूट रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। असम को माफिया और सिंडिकेट्स चला रहे हैं। यहाँ छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए पैसा देना पड़ता है। आज अगर चाय के बगानों से कोई कमाता है तो आप नहीं कमा रही हैं। आज ये असलियत है असम की कि असम को माफियाएं और सिंडिकेट चला रहे हैं। आप अगर छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप कोई भी मजदूरी भी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिंडिकेट और माफियाओं को खुश करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने जनता से असम को बचाने की अपील करते हुए सरकार बदलने की भी बात कही। ये आपकी जिम्मेदारी है, एक ऐसी सरकार लाओ जो आपको देवता माने, जो आपको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करे, जो आपको डराए धमकाए नहीं, आपका आदर करे और आपकी समस्याओं को समझे, सुलझाने की कोशिश करे। रैली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर हमलावर रहीं, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पीएम मोदी ने भी राज्य में 2 रैलियां की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी पर हावी नजर आई। असम में चुनावी रैलियां लगातार जारी हैं, जिसके चलते राज्य में नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है, तो एक दूसरे पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने मणिपुर और यूपी का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा सीएम स्टालिन ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पार्टियां एक दूसरे पर तीखा वार करती हुई नजर आ रही है और अब इसी कड़ी में राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा या भीड़ हिंसा नहीं हुई है। ऐसी स्थितियां भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मणिपुर में देखी गई। बीजेपी ने तमिलनाडु में ऐसी स्थिति पैदा करने की योजना बनाई थी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसे नाकाम कर दिया। हमारी सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी है। सीएम स्टालिन के इस बयान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को लेकर जनता से एक बड़ी अपील की है। चेन्नई के पास जोलारपेटाई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए और फांसीवादी भाजपा को तमिलनाडु में प्रवेश की इजाजत ना दी जाए। डीएमके सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में सफल रही है। इसी कारण हम जनता के बीच आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं। हमारी सरकार आगे भी और अधिक वादों को पूरा करेगी। उदयनिधि स्टालिन की इस अपील ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टियां लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है और इन्हीं रैलियों में पार्टियां एक दूसरे पर कई आरोप दाग रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि डीएमके के हमलों का जवाब बीजेपी कैसे देती है। सीएम स्टालिन के हमले ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मुसीबत में घिरते दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक के खिलाफ टिप्पणी कर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। बीजेडी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रही हैं। ऐसे में आखिरकार निशिकांत दुबे को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन ये विवाद अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। उनके एक बयान पर दिल्ली से लेकर ओडिशा की सियासत तक बहस गरमाई हुई है। उन पर देश के स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के अपमान के आरोप लग रहे हैं। ये विवाद इतना आगे बढ़ गया है कि आखिरकार उन्हें अपने बयान को लेकर माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। जी हां, निशिकांत दुबे ने बीजू पटनायक को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा
कि पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए मैंने नेहरू गांधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक जी के संदर्भ में मेरी बातों से गलत अर्थ निकाला गया। पहले तो ये वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है। नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू बाबू के ऊपर समझा गया। बीजू बाबू हमेशा मेरे लिए ऊंचे कद के स्टेटमैन रहे हैं और रहेंगे। मेरे वक्तव्य से यदि भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बेशर्त क्षमा चाहता हूं। दरअसल निशिकांत दुबे ने 27 मार्च को दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने 1962 का चीन युद्ध अमेरिकी पैसे और CIA एजेंटों की मदद से लड़ा। उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका, CIA और नेहरू के बीच की कड़ी थी। उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। पार्टी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं ओडिशा विधानसभा में भी जमकर विरोध किया गया। बीजू पटनायक के बेटे और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो ये तक कह दिया कि निशिकांत को मेंटल डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, जबकि बीजेडी सांसद शमशेद पात्रा ने संचार और IT समिति से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे थे। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे दौर में सामने आया जब दक्षिण के 3 राज्यों में चुनाव होने। ऐसे में बीजेपी के लिए निशिकांत का ये बयान बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। हालांकि अब उन्होंने माफी मांग तो ली है। सफाई में ये भी कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विवाद यहाँ खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी ये डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? बीजेपी नेता बैकफुट पर आते दिख रही हैं, तो संसद का चालू बजट सत्र अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। 2 अप्रैल को खत्म होने वाला ये पूरा सत्र काफी हंगामेदार रहा। उसी कड़ी में 1 तारीख को भी प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आखिर किन मुद्दों पर विपक्ष ने किया हल्ला बोल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे हाफ के अंतिम पड़ाव पर विपक्ष ने FCRA के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी। विपक्षी सदस्यों ने FCRA वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। प्रोटेस्ट कर रहे सदस्यों ने बड़ा पोस्टर ले रखा था। इस पोस्टर पर लिखा था, स्टॉप टारगेटिंग NGO एंड इंस्टीट्यूशंस। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल सदन में पेश किया। इस बिल पर 2 घंटे चर्चा हुई। इस चर्चा का जवाब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। वहीं राज्यसभा में CAPF रेगुलेशन बिल पर चर्चा हुई। राज्यसभा से CAPF बिल पारित होने के बाद बैंकरप्सी बिल पेश हो गया। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने यह बिल पेश किया। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया। इसके अलावा CAPF रेगुलेशन बिल राज्यसभा से पारित हो गया। इस बिल पर वोटिंग के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों की मौजूदगी में चेयर से डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने इस बिल पर ध्वनिमत से वोटिंग कराई। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने CAPF बिल का विरोध करते हुए 5 पॉइंट पर आपत्तियां की और कहा कि मंत्री के जवाब में उनको इनके जवाब नहीं मिले। इसके अलावा लोकसभा से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जनविश्वास बिल पेश किया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूरोपियन कंट्रीज का नेटो ग्रुप इस बार अमेरिका के साथ नहीं है। ईरान हमले के बाद से नेटो ने फैसला किया है कि वो अमेरिका की नीतियों के साथ नहीं रहेगा और उसने अमेरिका से दूरी बना के रखी हुई है, जिससे अमेरिका काफ़ी खफा हो गया है। और ट्रंप ने कहा है कि वो शायद उसको नेटो का साथ छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ तो अमेरिका के साथी लोग जो कि यूरोपियन कंट्रीज से, इटली ने अमेरिका को अपने यहाँ पर प्लेन उतारने की अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ स्पेन ने एयर स्पेस यूज़ करने की अनुमति नहीं दी। उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड ने उनको हथियार खरीदने की पेशकश भी नहीं की। इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज नाटो के ऊपर भरोसा करने वाला आखिर कौन है जो अप्रैल फूल बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।